Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So start करते हैं कोट के साथ. कोट क्या कहता है? Start where you are, use what you have and do what you can. जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके साथ आप स्टार्ट करो जहां पर भी हो. हम लोग क्या करते हैं, कई बार बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग्स कर देते हैं और रिसोर्सेस इकट्ठा करने में जुट जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ये सारी चीजें करने से हमारा काम और डिले होता जाता है. इसी चीज को अगर मैं कंपेयर करूं, अपनी स्टडीज से रिलेट करूं, तो हम स्टडीज में भी क्या करते हैं, टारगेट्स तो बना लेते हैं, बट रिसोर्सेस इकट्ठा करने में पूरी फुल फ्लेज्ड प्लानिंग करनी है, एक प्रॉपर जगह सेलेक्ट करनी है. ये सारे काम ना करते हुए जहां अभी हम वहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए. रिसोर्सेस देने के लिए तो हमारी पूरी टीम आपके लिए बैठी ही है. स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज से. फर्स्ट वन इज नॉर्थ तमिलनाडु पुदुचेरी बियर द ब्रंट ऑफ फेनेगल. यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है फेनेगल. अब मैं पूछती हूँ फेनेगल क्या है. फेनेगल एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल रीजन में ओरिजिनेट हुआ है. इसका जो नाम है, ये नाम दिया गया है फेनेगल सऊदी अरेबिया के द्वारा. अब क्वेश्चन उठता है, सऊदी अरेबिया ने नाम क्यों दिया? सऊदी अरेबियन लैंग्वेज में इसे फेनेगल भी नहीं बोला जाता है. फेनेगल तो हम इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहे हैं, बेसिकली ये फेंजल है. तो होता क्या है कि जब भी कोई भी साइक्लोन आता है, जिस रीजन में आता है उस रीजन की कंट्रीज में से उस साइक्लोन को नाम दिया जा सकता है रीजन की कंट्रीज के द्वारा. सो ये जो फेंजल ओरिजिनेट हुआ है, ये इंडियन ओशियन रीजन में ओरिजिनेट हुआ है. बे ऑफ बंगाल से हमारे इंडिया के कोस्ट को हिट किया है, इसलिए इसका नाम सऊदी अरेबिया ने फेनेजल दिया है. अब थोड़ा सा ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझ लेते हैं कि आखिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं. पिछली क्लास में हालांकि हमने इसे समझा है, बट थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं. पहली चीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए हमें चाहिए मरीन सरफेस. ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी लैंड एरिया में डेवलप नहीं होता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हमें मरीन सरफेस का टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि जो सी लेवल का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस हो और वाटर हीट अप हो जाए और वहां पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो पाए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लो प्रेशर जोन. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि हमें चाहिए एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेवलप करने के लिए, वो है कोरियोलिस फोर्स. जब तक कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा, विंड एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी और उससे साइक्लोन नहीं बन पाएगा. यही रीजन है कि हमारे इक्वेटर वाले रीजन में 0 डिग्री में कोरियोलिस फोर्स नहीं वर्क करता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर रीजन पे नहीं बन पाते हैं. देखो होता क्या है, ये पूरा मरीन सरफेस है सपोज, एंड यहाँ पर एक छोटा सा लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ. अब बात आती है कि जैसे यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ तो आसपास पूरा क्या होगा, हाई प्रेशर जोन. और एयर हमेशा मूव करती है, विंड हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर. रीजन वाई, कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्यों हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं बहती हैं? द रीजन इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. एक तरह का फोर्स है जिसे बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो नेचुरली वर्क करता है, जो विंड्स को मूव करने में मदद करता है फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन. बेसिकली यहाँ से हवाएं लो प्रेशर जोन से ऊपर उठ चुकी रहती हैं, सो इस गैप को फिल करने के लिए आसपास की हवाएं आने लगती हैं. पहली चीज. दूसरा क्या कि ये जो फेनोमेनन है ये मरीन एरिया में डेवलप हो रहा है. मरीन एरिया में डेवलप होने से क्या होगा कि ये मॉइस्चर लेडन एयर्स होंगी. ठीक है. अब बात की थी मैंने कोरियोलिस फोर्स की. होता क्या है, जब एक बड़ी हैवी बॉडी जैसे अर्थ है ये रोटेट हो रही है, रोटेट होने की वजह से एक कोरियोलिस फोर्स लगाया जाता है अर्थ के द्वारा, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो नदर्न हेमिस्फीयर में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये उसको इसके लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवा देगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में.
और वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई विंड मूव कर रही है तो कोरियोलिस फोर्स उसे उसके राइट डायरेक्शन में मूव करा देगा। सो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो विंड्स ऐसे आ रही हैं, कोरियोलिस फोर्स की इफेक्ट से विंड्स ऐसे मूव हो जाएंगी, सबका डायरेक्शन टिल्ट हो जाएगा या फिर डेविएट हो जाएगा अपनी डायरेक्शन से, और इस डेविएशन के कारण जो सर्कुलर बनेगा मोशन वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता हुआ हमें नजर आएगा। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो हमारे पास न्यूज आई थी कि जो फेनिजल नाम का एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो डेवलप हुआ है तमिलनाडु के कोस्ट को और पुदुचेरी वाले रीजन को इसने हिट किया है। सो हमने पूरा समझ लिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे डेवलप होता है एक साइक्लोन और किस डायरेक्शन में मूव होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एज वेल एज सदर्न हेमिस्फेयर में। Next one is Bangladesh upheaval has not led to a spike in border interceptions data. एक डेटा आया, हमने सर्वे कंडक्ट करवाया जिसमें हमें ये पता चला कि अभी क्या हुआ था 5 अगस्त को बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, उन्होंने कंट्री से रिजाइन दे दिया था और फ्लीड हो गई थी, मतलब कि कंट्री छोड़कर वो भाग गई थी। तो कंट्री में इंसर्जेंसी थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो चांसेस ऐसे थे कि बांग्लादेश के लोग अपनी स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, लाइवलीहुड को बचाने के लिए वो बांग्लादेश छोड़ करके आसपास वाले कंट्रीज में माइग्रेट कर जाएंगे। सो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे रीजन्स बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। सो होगा क्या कि यहाँ से इनफिल्ट्रेशन होने के चांसेस बहुत अधिक थे, बट हमने अपनी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और अलग अलग फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर में। जो हमारी इंडिया है 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, और इस पूरे रीजन में हमने सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए, जिसकी वजह से हमने अगर अभी जो सर्वे कंडक्ट करा है उसमें पता चला कि बॉर्डर इंसेप्शंस नहीं हुए हैं, माइग्रेशन हमारी कंट्री में नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स फेल अमिड स्प्लिट ओवर प्रोडक्शन कट्स। यहाँ पर कई सारे टर्म्स हैं इस एडिटोरियल में, INC 5.2, प्लास्टिक ट्रीटी, क्या नेगोशिएशंस हुए, इन सबको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की हिस्ट्री ना 2017 से शुरू हो गई थी, ठीक है। 2017 में यूनाइटेड नेशन की जो एनवायरनमेंट असेंबली है, यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट असेंबली ने एक एक्सपर्ट्स ग्रुप का एक कमेटी बनाई थी। यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट असेंबली ने एक एक्सपर्ट्स ग्रुप की कमेटी बनाई थी जो कि बात करना चाहती थी प्लास्टिक्स को कैसे डील आउट किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए 2018 में कि हमें एक ग्लोबल ट्रीटी की जरूरत है, ग्लोबल बाइंडिंग एग्रीमेंट की जरूरत है, तब जाके हम प्लास्टिक को बैन आउट कर पाएंगे या प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। 2017 में हमें पता चल गया कि हमें ग्लोबल लेवल पर एक बाइंडिंग एग्रीमेंट की जरूरत है। अभी यूनाइटेड नेशंस अपने कोई स्टेप उठाए, यूरोपियन यूनियन ने अपना एक ग्लोबल प्लास्टिक एग्रीमेंट या यूं कह लो बिजनेस मैनिफेस्टो साइन कर लिया 2020 में। इस बिजनेस मैनिफेस्टो ने कुछ नेगोशिएशंस किए, कुछ एग्रीमेंट्स लाए कि किस तरह से हमें प्लास्टिक को हटाना है अपनी कंट्री से। ये मेजर जो काम हुआ था यूरोपियन यूनियन में हुआ था, ठीक है। 2020 तक की हिस्ट्री हमने समझ ली। उसके बाद 2022 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया टू इंट्रोड्यूस लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड to introduce legally binding treaty. It was done in 2022. ये पूरी हिस्ट्री जो मैं समझा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 2022 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हमें एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की जरूरत है। इस लीगली बाइंडिंग ट्रीटी को बनाने के लिए एक हाई एम्बिशियस कोलिशन भी बनाया गया था।
हाई एम्बिशियस कोलिशन, जो यूरोपियन यूनियन के नेशंस थे जिन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं, हम प्लान्स बना रहे हैं प्लास्टिक को बैन करने के लिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, उन ग्रुप्स का, एनजीओस का और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, सबका एक हाई एम्बिशियस कोलिशन बनाया गया था, जो कि बात कर रहा था कि 2040 तक हमें ओवरऑल पूरा प्लास्टिक पॉल्यूशन को बैन करना है, टू बैन प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040। ठीक है, फिर इसके बाद बात क्या आई हमारे सामने कि ये हाई एम्बिशियस कोलिशन जो था, वो जो अपनी मीटिंग कंडक्ट करता था उससे बोला जाता था INC, दैट मीन्स इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंटर गवर्नमेंटल, ये पूरी हिस्ट्री आपको किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं कवर की हुई मिलेगी, इसलिए इसको एकदम ध्यान से अपने नोट्स में भी लिखते हुए जाना। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, जो भी ये हाई एम्बिशियस कोलिशन मीटिंग करता था या जो भी स्टेप्स उठाने की कोशिश करता था, वो INC के थ्रू ही होता था। अभी रिसेंटली INC का 5th एडिशन हुआ था साउथ कोरिया बुशान वाले रीजन में, जिसमें बात किया जा रहा था कि हमें प्लास्टिक को किस तरह से बैन करना है। इस बैन को ही कवर अप करने के लिए अप्रॉक्स 170 कंट्रीज ग्लोबल लेवल से जुड़ी थी और ये नेगोशिएशन यहाँ पर चल रहे थे, बट हालांकि ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का स्टैंड समझना कि इंडिया ने क्या स्टैंड रखा, इंडिया किस पोजीशन पर खड़ा था। यहाँ पर पहली चीज इंडिया ने जो बात की, वो बात की कंपनसेशन की। इंडिया ने कहा कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर खत्म करना चाहते हो, प्लास्टिक को रिमूव करना चाहते हो, तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको पहले कंपनसेशन दो, क्योंकि हम सब जानते हैं डेवलप नेशंस ने अपना ग्रोथ कर लिया है, वो ऑलरेडी इमर्ज्ड हो चुके हैं, उन्होंने इतना अचीवमेंट कर लिया है, बट जो डेवलपिंग नेशंस है उनको उस चीज का कंपनसेशन देना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज जो इंडिया ने कहा, उसने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। अगर आप कोई भी सब्सटीट्यूट लाना चाहते हो, किसी चीज से उसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो क्या टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करेगी, उस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर ट्रीटी लाई जाए। तीसरा जो बात किया गया, वो बात किया डेडिकेटेड मल्टीलैटरल फंड, मतलब कि इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए, इसलिए डेडिकेटेड मल्टीलैटरल फंड की बात की गई। एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिया ने कंप्लीट बैन को रिजेक्शन किया। इस ट्रीटी में ये बोला जा रहा था कि हम कंप्लीटली पॉलीमर के मैन्युफैक्चरिंग को ही बैन करना चाहते हैं, तो कंप्लीट पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग के बैन के ऊपर इंडिया का स्टैंड पॉजिटिव नहीं रहा। इंडिया ने कहा कि हम इसका बैन अलाउ नहीं करते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स में मैंने आपको इंडिया का स्टैंड बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ इस चीज में निगेटिव बातें करते रहा। हम सब जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो अगर इंडिया का प्लास्टिक पॉल्यूशन बताऊं तो ग्लोबल लेवल का 1/5 प्लास्टिक जो पॉल्यूशन आता है वो इंडिया से ही आता है। ठीक है, इंडिया इतना कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन में, बट स्टिल इंडिया ने अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर दिया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इंडिया अपना एक प्लास्टिक पैक्ट भी साइन कर रखा है, जो कि 2021 में एक इनिशिएटिव लाया गया था इंडिया के द्वारा। ये कोई पॉलिसी नहीं थी, इट वाज जस्ट अ प्लास्टिक पैक्ट दैट वाज साइंड इन that was a initiative brought in 2021। ये बात कर रहा था कि हम 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग को रिप्लेस कर देंगे।
प्लास्टिक पैकेजिंग को, जो हम फूड कंटेनर्स या किसी भी तरह की पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज करते हैं, उस चीज को 2030 तक रिप्लेस करने की बात की जा रही थी। मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिया अच्छे काम करने के लिए, इंडिया प्लास्टिक को अपनी कंट्री से हटाने के लिए काफी हद तक पॉजिटिव स्टेप्स उठाता है। तो अभी रिसेंटली जो न्यूज आई है वो ये बात कर रही है कि जो अभी की प्लास्टिक ट्रीटी चल रही थी वो फेल हो गई। इसमें ना कंट्रीज के अपने अलग अलग स्टैंड रहे। कुछ कंट्रीज का मानना ये था कि हमें प्लास्टिक को हटा करके दूसरे सब्स्टिट्यूट्स लाने चाहिए, बट कुछ कंट्रीज ने ऐसा कहा कि अगर आप सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हो तो आने वाले समय में उन सब्स्टिट्यूट से भी हमें प्रॉब्लम होने वाली है, वो टॉक्सिक्स रिलीज करेंगे और एट द एंड जो हमारा एम है प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना या उससे जो हमें हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सबको हटाना, वो तो अचीव हो ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से हम इसको बैन कर पाए। और दूसरी बात की जाए, फेज वाइज बैन पर एम्फेसिस किया गया कि हमें कंप्लीटली इस तरह से बैन नहीं करना है, बल्कि स्टडी करके फेज वाइज मैनर पर बैन करना है ताकि कंट्रीज को इसका इतना ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट ना झेलना पड़े। बट एट द एंड क्या हुआ कि ये जो ट्रीटी चल रही थी साउथ कोरिया के बुसान में, वहां से कोई भी हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल कर आया। अभी एक्सपेक्टेड है कि INC 5.2 मतलब कि अगले साल फिर से इस तरह की ट्रीटी, ग्लोबल प्लास्टिक बैन पर ट्रीटी ऑर्गेनाइज की जाएगी, मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसे बोला जाएगा INC 5.2, और उसमें जाकर के हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से मुझे समझाना था आपको INC, पूरी प्लास्टिक बैन की हिस्ट्री, इंडिया का स्टैंड क्या रहा, सब मैंने UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से 360 डिग्री पूरा कवर कर दिया है। आगे चलते हैं। CAQM yet to submit data on increase in stubble burnt area to apex court। यहाँ से हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टबल बर्निंग क्या हो जाता है और CAQM क्या होता है। देखो होता क्या है, स्टबल को हिंदी में बोला जाता है पराली। जो भी क्रॉप्स हम उगाते हैं, चाहे वो गेहूं, चाहे वो चावल, बी इट राइस और इट वीट, तो उसको उगाने के बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है तो छोटे छोटे स्टबल्स, पराली रह जाती है फील्ड में ही, और उस फील्ड से उस स्टबल को हटाना पड़ता है जब हम अगली क्रॉप को वहां पर उगाना चाहते हैं। सो फार्मर्स के लिए कन्वीनियंट वे मिल जाता है कि फार्मर्स उस पराली को, उस स्टबल को बर्न आउट कर देते हैं। इससे उनका एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो जाता है कि इकोनॉमिकली उन्हें कोई अलग से हैप्पी सीडर जैसी मशीन्स नहीं लानी पड़ी जो कि उससे रिमूव करे, या अलग से लेबर्स को नहीं एम्प्लॉय करना पड़ा जो कि उस पराली को रिमूव करे। तो इकोनॉमिकली स्टबल को बर्न आउट कर देना फार्मर्स के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। दूसरा जो रीजन है कि स्टबल को बर्न आउट करने से जो फार्म लैंड होती है वो थोड़ी सी यू कह लो कि फर्टाइल हो जाती है, इसलिए भी फार्मर्स प्रेफर करते हैं उसे जला देना। तीसरी सबसे बड़ी बात, टाइम। फार्मर्स के पास एक क्रॉप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो सीजन है, अब हम रबी क्रॉप्स लगाएंगे, खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो गई, तो खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद और रबी क्रॉप लगाने के लिए जो टाइम स्पेंड बचता है, जो विंडो बचती है, वो बहुत कम बचती है। इसलिए उनको फटाफट अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना पड़ता है, फार्मलैंड को तैयार करना पड़ता है अगली क्रॉप्स को उगाने के लिए। इन सारे रीजंस के कारण फार्मर्स बिलीव करते हैं स्टबल बर्निंग जैसी चीजों पर। बट हुआ क्या कि इसकी वजह से हमें दिल्ली NCR वाले रीजन में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिला। सो हमने 2020 में एक बॉडी बनाई CAQM, जो कि कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, दिल्ली और उसके रीजनल एरियाज की एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए CAQM बनाया गया 2021 में। इसने अपने डेटा बताए कि क्या स्टेप्स इसने उठाए हैं स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। हालांकि अगर मैं कंपेयर करूं तो स्टबल बर्निंग के काउंट में हमें मेजर डिक्रीज देखने को मिला है, मतलब कि फायर काउंट, कितने एरियाज पर फायर लग रही है। बट प्रॉब्लम इज विथ एरिया। हमने देखा कुछ दिन पहले मैंने क्लास में डिस्कस किया था
कि हमें फायर जहाँ पे लगाई जाती है उसका एरिया बड़ा दिखने लगा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है सिर्फ ये दिखाने के लिए ही कि हमने फायर काउंट कम करने में सक्सेसफुल रहे हैं। बट अगर आप वहीं एरिया कंपेयर करोगे तो एरिया स्टबल बर्निंग का एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बढ़ा है। इसी रिगार्डिंग एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि हम अगले साल के सितंबर मंथ का अक्टूबर मंथ का वेट नहीं करेंगे कि स्टबल बर्निंग फिर से मेजर इशू बन जाए दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए। हमें अभी आप डेटा प्रोवाइड करो कि कितना आपने स्टबल काउंट को कम किया है प्लस एरिया के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रिसर्च सिक्योरिटी शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी। देखो इसमें बताया गया है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही अपने काम करेंगे। हमारी लाइफ में डिजिटलाइजेशन का, टेक्नोलॉजीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ने वाला है। सो अगर कोई भी कंट्री बढ़ना चाहती है ना तो वो अब इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी पर कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए। बट यहाँ पर मेजर इशू जो आ रहा है ना वो रिसर्च सिक्योरिटी से आ रहा है। अभी रिसेंटली चाइना यूएसए में देखा गया कि यूएसए में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में चाइना ने अपने 2 स्टूडेंट्स को भेज रखा था जो पूरी इंफॉर्मेशन मिनट मिनट की इंफॉर्मेशन चाइना तक भेज रहे थे। ये एक तरह से सिक्योरिटी का ब्रीच है। आप रिसर्च कर रहे हो बहुत अच्छी बात है बट रिसर्च की सिक्योरिटी इंश्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हो रिसर्चेस की तो रिसर्चेस कभी भी इंडिविजुअल नहीं होती है। रिसर्चेस को कोलैब करना पड़ता है। कोलैब मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है। वहां के रिसोर्सेस टेक्नोलॉजीज आप यूज करोगे तब जाके आप कुछ नई चीज रिसर्च आउट कर पाओगे। बट इस एडिटोरियल में बताया गया है ईरान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ कोलैब करना थोड़ा सा सिक्योरिटी के इश्यूज से हमारे लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। इसलिए जब भी आप रिसर्च सिक्योरिटी को रिसर्च कर रहे हो तो आप कोलैब बहुत देख समझ के ध्यान से करो। दूसरा, डेटा रिसर्चेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है डेटा को। सो डेटा सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई कि रिसर्च सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो कि जो नेशनल की प्रायोरिटी बन जाए और जो हम रिसर्चेस कर रहे हैं वो सेफ एंड सिक्योर मैनर में हो सके, जो हमारी अपनी कंट्री के लिए फायदेमंद साबित हो सके, ना कि सिक्योरिटी ब्रीचेस के कारण वो हमारी कंट्री के लिए कभी चैलेंजिंग साबित हो। नेक्स्ट एडिटोरियल, इंडिया सिटीज देयर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बर्डन। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन बहुत अधिक है और वो बर्डन मेजरली निकल कर आता है अर्बन एरिया से। बताया जा रहा है कि अर्बन एरिया में आप मेजरली पॉपुलेशन देखोगे ना, देखो ऐसा डेटा आया है ग्लोबल लेवल पर 2050 तक अप्रोक्स 70% जो पॉपुलेशन है ना वो रहेगी अर्बन एरियाज में। ठीक है, बट अर्बन एरियाज के साथ प्रॉब्लम ये है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। अर्बन पॉपुलेशन जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन रहती है वो मेजरली स्लम एरियाज या फिर अंडर डेवलप्ड एरियाज में रहती है जहां पर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने तक की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं रहते। सो मेजरली इन अर्बन के जो हम एरियाज डेवलप करते हैं ना माइग्रेशन के बाद या पॉपुलेशन के बढ़ जाने के बाद, तो वहीं से हमारे सामने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बर्डन निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन रहता है कि जो लोग हैं आ तो गए, रह भी रहे हैं, बट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, इनकी अर्ली टेस्टिंग नहीं हो पाती है। सो इसलिए ये बोला जा रहा है कि इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि अगर हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन कम करना है तो उसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों की प्रॉपर टेस्टिंग हो,
लोगों का डेटाबेस तैयार हो, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और उसमें इंट्रेंच किया जाए और बढ़ाया जाए, लोगों तक उसकी रीच बढ़ाई जाए, ताकि हमारे पास प्रॉपर डेटा हो किस पर्सन का कब कौन सा टेस्ट हुआ है। आने वाले समय में हर कोई अवेयर रहे कि कौन सी डिसीज प्रिवेल हो रही है, कौन सी डिसीज फैल रही है बहुत अधिक रेट से, और हमें उसको कितने समय में चेक करते रहना चाहिए। इससे हम जो ये डिसीज का बर्डन है ये कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन बांग्लादेश। ये बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है जो बात कर रहा है हमारे सामने ऑन रिलीजियस फ्रीडम की, वो भी बांग्लादेश में। देखो हुआ क्या, रिसेंटली बांग्लादेश में हम जो हमारे इस्कॉन टेम्पल की कम्युनिटी है उसके उनके एक मॉन्क को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, इसलिए बांग्लादेश की रिलीजियस फ्रीडम हमारे सामने न्यूज में आई है। देखो जब पाकिस्तान बना था, हम सब जानते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग होकर के बना है। ठीक है, पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान बना ही इन द नेम ऑफ रिलीजन था। पाकिस्तान कोई सेक्युलर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है, और उसने क्लियरली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी कर रखा है। सो वी हैव नो प्रॉब्लम। बट जब 1971 में बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टर्म्स यूज किए थे, जैसे कि सोशलिस्ट, जैसे कि सेक्युलर। ऐसी कंट्री जो सेक्युलरिज्म है, मतलब कि जहां पे रिलीजियस फ्रीडम है। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद 1977 में वहां के जो मिलिट्री हेड थे जियाउर रहमान, उन्होंने सेक्युलरिज्म वर्ड को हटा दिया, प्रियम्बल से हटा दिया, और उन्होंने प्रियम्बल में मेंशन कर दिया इन द नेम ऑफ अल्लाह। मतलब कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी इस्लामिस्ट प्रिंसिपल पर चलने की कोशिश कर रही थी। बट इस चीज को लेकर के कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा था, कंटिन्यूअसली इस चीज को लेकर के बातें चल रही थी, एंड एट द एंड ऐसा बोला गया कि जिस बेसिस पर बांग्लादेश बना है, सोशलिस्ट, जिसमें कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, सेक्युलर मतलब कि हर एक रिलीजन को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सो जो फ्रीडम फाइटर्स जिस चीज के लिए लड़े हैं, अगर आप अपने प्रियम्बल से उन टर्म्स को हटा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ इनजस्टिस है। सो 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और फिर से सेक्युलर वर्ड को री एड किया गया, फिर से वहां पर ऐड किया गया और बोला गया कि बांग्लादेश में हम सारे रिलीजन को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, जैसा करना है उसे अपने रिलीजन के साथ, वो इंडिपेंडेंट है। जिस तरह से इंडिया में आर्टिकल 15 है जो बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन की, सिमिलरली बांग्लादेश में भी इस सिमिलर एक आर्टिकल है जो बात करता है कि हम रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इवन वहां पर आप कोई भी यूनियन एसोसिएशन बना सकते हो, उसको इंडिपेंडेंटली चला सकते हो। सिमिलरली इस्कॉन भी एक ग्रुप है जो बनाया गया, भले वो हिंदू कम्युनिटी का है, बट बांग्लादेश ने जब मेंशन कर रखा है कि हम सेक्युलर हैं, तो फिर इस तरह से सेक्युलरिज्म को बैन करना या सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस ना करना प्रैक्टिकल लाइफ में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सो इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि बांग्लादेश की रिलीजियस फ्रीडम ऑन पेपर अलग है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब से अभी जो ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी है यूनुस की, जैसे कि मैंने बताया अगस्त में शेख हसीना जी को हटा दिया गया था और मोहम्मद यूनुस मिलिट्री चीफ ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी, उनके कार्यकाल में माइनॉरिटीज उतने ज्यादा सेफ नहीं है, चाहे वो हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो या कोई भी अलग रिलीजन हो, उनकी रिलीजियस फ्रीडम को उतना डेप्थ में नहीं देखा जा रहा है। नेक्स्ट वन इज व्हाई द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वांट्स गूगल टू डाइवेस्ट इट्स क्रोम ब्राउजर। देखो रिसेंटली एक केस हुआ था गूगल के ऊपर कि गूगल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है।
चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का मार्केट हो, चाहे वो ब्राउजिंग का मार्केट हो। हम सब जानते हैं जब हम एक नया फोन लेते हैं तो यूजुअली हमारे फोन में इनबिल्ट या यूं कह लो कि फैक्ट्री से बिल्टअप ही क्रोम आता ही है, क्रोम ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उसमें इंस्टॉल्ड रहता है और हमें उस चीज की आदत डल चुकी है। अब हम क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं और गूगल को एज अ सर्च इंजन यूज करते हैं। तो एक तरह से मोबाइल फोन्स के मतलब कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया या कोई भी कंपनी हो गई, इन सारी कंपनीज के साथ गूगल ने टाई अप साइन कर लिया है, एक तरह से बाइंडिंग कर दिया है कि जब भी कोई अपनी फोन बनाता है तो उसको इनबिल्ट या बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर और गूगल सर्च इंजन प्रोवाइड करता है, जिससे कि मार्केट में एक तरह की गूगल ने मोनोपोली क्रिएट कर ली है। और इस मोनोपोली के खिलाफ यूएस में केस हुआ, जिसके लिए यूएस की जुडिशियल डिपार्टमेंट ने कहा, ऑर्डर दिया गूगल को कि अब इस मोनोपोली को हटाना चाहिए और हमें दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको कंपटीशन में लाना चाहिए, ताकि जो ये रेट्स हैं, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो ये बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं कंपनीज के साथ, इसे हटाकर दूसरे जो ब्राउजर्स हैं और जो सर्च इंजन कंपनीज हैं, जो एड कंपनीज हैं, उनको भी मौका मिले मार्केट में आने का। अभी इस केस की कंप्लीट हियरिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 में अगेन देखा जाएगा कि गूगल ने क्या चेंजेस लाए हैं, क्या इसने बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हटाए, क्या बाय डिफॉल्ट जो मोबाइल में दिया जाता है वो सब हटाया गया है, मोनोपोली के रिगार्डिंग गूगल ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, ये सारी चीजें नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 में फिर से रिव्यू की जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज इज फेस्टिवल रश मिसिंग येट नेट जीएसटी रेवेन्यूज अप 11.1%। देखो, जीएसटी दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, सो उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके सिंगल एक टैक्स लाया गया था जीएसटी 2016 में, जो कि डेस्टिनेशन पर लगता था, एंड कंज्यूमर के ऊपर लगता था। सो अभी रिसेंटली देखा गया कि रेवेन्यू जो है वो अप हुआ है। पिछले बार नवंबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में जीएसटी कलेक्शन 8.9% था, बट अब वो थोड़ा सा कम हो गया है 8.5%, बट ओवरऑल देखा जाए तो 11.1% से जीएसटी रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। जीएसटी देखा जाए, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। कई सारे फीचर्स है जीएसटी के द्वारा, जैसे फर्स्ट वन इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, जहां से गुड्स की सप्लाई होती है वहां पे जीएसटी अप्लाई होता है। सेकेंड थिंग, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, जो एंड कंज्यूमर रहता है गुड्स का, उसे ही जीएसटी पे करना पड़ता है। थर्ड थिंग इज इट्स ड्यूअल जीएसटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सीजीएसटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना एसजीएसटी लगाते हैं। जीएसटी रेट्स टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड, मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक टैक्स स्लैब नहीं है, हमने 6-7 4-5 टैक्स स्लैब्स बना रखे हैं, 8%, 12%, 18%, 28%। जिस तरह का गुड्स रहता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके कंसेंसस के बेसिस पर म्यूचुअली डिसाइड करती हैं कि हमें क्या जीएसटी टैक्स स्लैब लगाना है किस गुड्स पर। मल्टीपल रेट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसको अप्रूवल 2016 में मिला था। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें सेंट्रल लेवल के जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, स्टेट जीएसटी, इन स्टेट जीएसटी में वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्सेस हटा करके हमने सिंगल टैक्सेशन सिस्टम ला दिया था जीएसटी। होता क्या था, देखो, हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाता था, जिसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटी होने लगी, मतलब कि गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और यूपी बिहार वाले रीजन्स में कम डेवलपमेंट हुआ। तो लोग प्रेफर करते थे जिस स्टेट में टैक्स कम लग रहा है हम वहां से जाकर के गुड्स परचेस करके आ गए। सो मेजरली जो एम था ना जीएसटी का, वो काम था कि हम एक कॉमन मार्केट बना दे,
पूरे इंडिया में एक ही लेवल का जीएसटी लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा। इससे एक तरह का कॉमन मार्केट बन जाएगा। जो टैक्स के बेसिस पर रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। रिफॉर्म्स देखो, पहला चीज नेशनल कॉमन नेशनल मार्केट बना, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, टैक्स बर्डन कम हुआ, इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल पर और कॉम्पिटिटिव हुए और इसको एडमिनिस्टर करना हमारे लिए इजी हो गया। नेक्स्ट वन इज पीएम फ्लैग साइबर फ्रॉड पोर्ट सिक्योरिटी एट एनुअल पुलिस समिट। रिसेंटली 59th एनुअल पुलिस समिट हुई थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किया कि हमें साइबर फ्रॉड और डीप फेक्स जैसी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जो कि एक तरह से सोसाइटी में काफी निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो हमें ये साइबर फ्रॉड और डीप फेक्स जैसी चैलेंजेस से लड़ना है। Next one is society will perish if population growth rate falls below 2.1%। जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा है कि अगर सोसाइटी में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से बिलो हो जा रहा है तो इससे सोसाइटी पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, या यूं कह लो कि सोसाइटी ही पूरी वैनिश आउट हो सकती है। अगर सोसाइटी को सरवाइव करना है, एग्जिस्ट रहना है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से अधिक होना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक विमेन अपनी लाइफ टाइम में कितने चिल्ड्रंस को बर्थ दे रही है उसे बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। मोहन भागवत जी का मानना है कि एक विमेन को मतलब कि हर एक फैमिली को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि सोसाइटी का एक पूरे कल्चर का कम से कम एग्जिस्टेंस हो। अगर 2.1 से कम हो गया तो पूरी सोसाइटी ही खत्म हो जाएगी। ऐसे कई सारी सभ्यताएं आई हैं और गई हैं, सिमिलरली हमारी भी जा सकती है अगर हमने अपना फर्टिलिटी रेट चेकआउट नहीं किया तो। नेक्स्ट वन इज वंधावन पोर्ट विल बी गेम चेंजर फॉर इंडिया। महाराष्ट्र में एक पोर्ट बनाया गया, ग्रीन फील्ड पोर्ट वंधावन। ऐसे बताया जा रहा है कि इस पोर्ट के बनने से इंडिया की जो कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो जस्ट डबल हो जाएगी। ये एक तरह का ग्रीन फील्ड पोर्ट है, 2034 तक एक्सपेक्टेड है ये बनकर तैयार हो जाएगा और इंडिया की पोर्ट इकोनॉमी को और इकोनॉमी पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट नजर आएंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल हमारा पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। Next one is 40 years after Bhopal gas tragedy, Union Carbide's toxic waste yet to be removed। देखो भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई थी। इस टॉक्सिक गैस के रिलीज होने से बहुत बड़े लेवल का मेजर लॉस हुआ था जो कि हमें आज तक भी कई लोगों में देखने को मिलता है। कई लोगों के डीएनए में ही चेंजेस आ गए थे इस टॉक्सिक्स के कारण, जो कि उनकी आने वाली जनरेशन में भी हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इस घटना को 40 साल बीत चुके हैं बट स्टिल जो यूनियन कार्बाइड का टॉक्सिक वेस्ट थे उनको अभी तक कंप्लीटली रिमूव नहीं किया गया था। 2005 में इस चीज के रिमूवल के लिए गवर्नमेंट ने 126 करोड़ रुपए दिए थे बट स्टिल 2010 में जब फिर से चीजें ऑब्जर्व की गई तो देखा गया कि दिस इज नॉट येट रिमूव्ड। ये एक तरह की एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से यूं कह लो कि मिसमैनेजमेंट है, जिसे जल्द से जल्द ठीक ढंग से मैनेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 300 प्लस टन टॉक्सिक वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है जो कि मर्करी का वेस्ट हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के पे कंटिन्यूअसली रेज रेडिएट कर रहे हैं जिससे हमारा हेल्थ सिस्टम निगेटिवली इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज new HIV infections declined 44% in 2023, AIDS related death down 79% says NADA। एक सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसमें देखा गया कि इंडिया में नए HIV
एड्स के जो केसेस हैं वो 45% से कम हुए और डेथ में भी हमें कमी देखने को मिली है 79% से। सबसे आज की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग खबर देखो, ट्रंप ने वार्न किया है ब्रिक्स नेशन को कि वो 100% टैरिफ लगा सकता है अगर किसी ने भी यूएस के डॉलर को अंडरमाइन किया। देखो, ये स्टार्ट होता है ब्रिक्स की मीटिंग से। अभी जो इस साल की ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी अक्टूबर के मंथ में रशिया में, जिसके बाद हमारे सामने कजान डिक्लेरेशन आया था, क्योंकि कजान नाम के एरिया में इसकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था कजान डिक्लेरेशन का, उसमें बात की गई थी डी डॉलराइजेशन पर। मतलब कि हम सब जानते हैं कि रशिया ने जब यूक्रेन पर इन्वेड किया तो वेस्टर्न इकोनॉमीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, डॉलर में उसको ट्रेड करने के लिए मना कर दिया गया, उसको ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट को भी यूज करने के लिए मना कर दिया गया। सो कहीं ना कहीं रशिया प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि किस तरह से वो कंट्रीज से एक्सचेंजेस करे, कैसे वो सामान परचेस करे और सेल आउट करे जब वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। तो उसने कहा डी डॉलराइजेशन के ऊपर, मतलब कि हमें डॉलर को अब यूज नहीं करना है एज अ करेंसी और हम नई करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसी रिगार्डिंग आज का जो एडिटोरियल आया है वो बात कर रहा है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने डी डॉलराइजेशन या फिर यूएसए डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड करने का सोचा या कोई ऐसी करेंसी बनाई तो ट्रम्प, मतलब कि यूएसए, उनके ऊपर 100% टैरिफ्स लगा सकता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रिक्स में इंडिया भी कंट्री है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, ये 4 नेशंस हमने अभी ऐड ऑन किए हैं। ओवरऑल 9 कंट्रीज का ग्रुप है ब्रिक्स। अगर इन्होंने यूएस डॉलर के अलावा कोई भी नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो ट्रंप उनके ऊपर 100% टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं। इसी रिगार्डिंग रशिया ने ऐसा कहा, रशिया का स्टेटमेंट ऐसा आया है कि रशिया डॉलर से पीछे नहीं हटना चाहता था, बट जब ओवरऑल रशिया के ऊपर इस तरह से बैन लगाया जाएगा तो कुछ तो सब्स्टिट्यूट रशिया को ढूंढना पड़ेगा कि नया पेमेंट मैकेनिज्म लाए, नई करेंसी लाए जिसमें रशिया इजीली ट्रेड कर सके। नेक्स्ट वन इज इन अवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज कुड द सीज टर्न द टाइड। ये भी बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है। देखो, इस एडिटोरियल में बताया गया है कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी ग्लोबल नीड है कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे डील आउट करें। तो ऐसा माना गया है कि अभी तक हम काम अलग अलग चीजों पर काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी तक सिर्फ लैंड पर ही इन्वेस्ट कर रहे थे। लैंड लेवल पर हम क्लाइमेट चेंज को कैसे करें, कैसे कम करें, उस चीज के लिए हम लैंड रिसोर्स पर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कम करना है, डीकार्बोनाइजेशन करना है, तो हम लैंड को ही रिसोर्स एज अ रिसोर्स यूज कर रहे थे। बट हमारे पास एक मेजर ओशियन भी अवेलेबल है जो कि बड़े अमाउंट को हीट को ट्रैप करके रखता है, ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और बड़े लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने आप में सीक्वेंस करके रखता है। बट हमारे सामने चैलेंजेस ये हैं कि ओशियन को भी हमने यूं ही नहीं छोड़ा, ओशियन में भी हमने एसिडिफिकेशन कर दिया है। जो वेस्ट है अपना कहीं ना कहीं ओशियंस तक पहुंच चुका है, बायो मैग्निफिकेशन हो गया है, जिससे कि जो ये कैपेसिटी है ओशियन की वो कम हो गई है। वही बात की जा रही है कि अगर क्लाइमेट चेंज के लिए हम ओशियंस को यूज करना चाहें तो ये बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। हम 2 तरह से ओशियंस का यूज कर सकते हैं। पहला, बायोटिक वेस्ट से, मतलब कि जैसे कि ओशियन में मरीन सिस्टम रहता है, फॉर एग्जांपल मैनग्रूव्स रहते हैं, मैनग्रूव्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो हम मैनग्रूव्स वगैरह का यूज करें और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप आउट करें ओशियंस में।
दूसरा एबायोटिक। एबायोटिक मतलब कि हम ओशियन कंपोनेंट को इस तरह से चेंज करें कि ओशियन की कार्बन ट्रैपिंग की कैपेसिटी बढ़ जाए। इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि अब लैंड अपने एपेक्स लेवल तक काम कर चुका है। सॉइल हो गया, लैंड हो गया, ये इतनी डिग्रेड हो चुके हैं कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो बट ये उतना अच्छा आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकती हैं। इसलिए हमें अब अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए ओशियंस पर। ओशियन पर इन्वेस्टमेंट करो, ओशियन को इस तरह से यूटिलाइज करो कि ओशियंस अपनी कार्बन सॉरी कार्बन कैप्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाए और क्लाइमेट चेंज को कम करने में, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कर सके। थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। कोई भी कमेंट हो, कोई भी एडवाइस हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।